अर्थ क्विक वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 11th का फिजिकल ज्योग्राफी है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थक्विक वेव। अर्थक्विक क्या है? एक सिंपल वर्ड है। इसका सिंपल मतलब होता है अर्थ का शेक करना। शेक करना एक नेचुरल इवेंट है। और होता क्या है, यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है इस लाइन पे, फॉल्ट के लाइन पे। फॉल्ट का मतलब क्या है? ये दो अलग अलग चीज़ है। देखो, अलग अलग फॉल्ट लाइन का मतलब क्या होता है? एक अलग रॉक है, ये अलग रॉक है, अलग प्लेट है। तो एक दूसरे पे क्या करते हैं? चलते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। दूर जाते हैं एक दूसरे पे, फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। फ्रिक्शन जनरेट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होनी चालू होगी। और एनर्जी जब रिलीज होगी वो चारों डायरेक्शन में जाएगा एनर्जी। तो जिस जगह पे एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं फोकस, या उसका एक और नाम है, उसको हम हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, हाइपो सेंटर। और एनर्जी रिलीज होकर सबसे ऊपर अर्थ तक पहुंचती है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर उसको बोलते हैं। क्लियर? तो एट एन अर्थ क्विक इज ए सिंपल वर्ड, इज शेकिंग ऑफ अर्थ। इट इज ए नेचुरल इवेंट है। इट कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। और एनर्जी जो रिलीज होता है सारे डायरेक्शन में रिलीज होता है, इन ऑल डायरेक्शन। और अर्थ क्यों शेक करता है? क्योंकि रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू अलोंग द फॉल्ट। फॉल्ट वाला केस हम समझ गए। और फॉल्ट इज ए शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक। अब देखिए, अर्थ क्विक वेव जो होता है रिलीज कहाँ से होता है? रिलीज होता है लिथोस्फीयर से। देखो, ओशैनिक क्रस्ट क्रस्ट के बाद आते हैं मेंटल। तो मेंटल का ही पार्ट होता है लिथोस्फीयर। उसके नीचे होता है एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बाद होता है एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर की बात करें तो इसका डेप्थ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर होता है। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सिस्मिक वेव को मापने के लिए? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। यहाँ पे मैं एक बारी और दिखाऊंगा। सिस्मोग्राफ को जो नापता है, जो स्केल, उसको बोलते हैं रिचर स्केल। ये इसका रेंज कितना से 0 से 10 तक रेंज है। और जब मर्कैली स्केल की बात करते हैं, ये देखता है कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। उसके हिसाब से इसका ये स्केल है 1 to 12। इसका स्केल क्या है? सिस्मोग्राफ। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना आप लोग, जब हम मैग्नीट्यूड इस टाइप का होता है कि 1 का मैग्नीट्यूड है 2, 3, 4, 5, तो ये 10 गुना होता है एक्चुअली। 5 से 6 है वो 10 गुना, 6 से 7 है वो 10 गुना है। जैसे अभी आपको पता है टर्की में आया हुआ है अर्थक्वेक। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो किस रेंज का है। उसका स्केल क्या था टर्की में? 7.5 से 7.8 के बीच था। कई बार आया तो 7.5 का भी आया, 7.8। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ये। ठीक है। अब देखो, अर्थक्विक वेव जो जनरेट हुआ यहाँ से, फोकस से जनरेट हुआ, तो यहाँ जो ये इस एरिया में गया, बॉडी में गया, उसको बॉडी वेव करते। लेकिन एक बार यहाँ पहुँचने के बाद जो सरफेस पे जाता है ना, उसको सरफेस वेव कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है बॉडी वेव, ये है सरफेस वेव, ये वाला, ये है बॉडी वेव और ये है सरफेस वेव। और बॉडी वेव दो प्रकार का होता है, एक पी वेव होता है, एक एस वेव होता है। बॉडी वेव दो प्रकार का होता है, सरफेस वेव अलग है। बॉडी वेव ही दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए, सरफेस वेव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रेलेग और एक होता है लव। क्लियर? तो बॉडी वेव कैसे होता है? देखो, एपी सेंटर से रिलीज हुआ। एपी सेंटर से रिलीज हुआ? नहीं, एपी सेंटर से रिलीज नहीं होता है। एपी सेंटर वो वाला पॉइंट है जिस पे सबसे पहले पहुंचा। हमें अभी तो मैंने आप लोग को बताया, एपी सेंटर वो वाला पॉइंट है जिससे सरफेस पे सबसे पहले पहुंचा अर्थक्वेक वेव। तो यहाँ पे देखो, एपी सेंटर यहाँ पे। दो वेव की बात करते हैं, पी और एस की बात करते हैं। अब बॉडी वेव दो प्रकार का है। पी वेव को हम बोलते हैं प्राइमरी वेव और एस वेव को बोलते हैं सेकेंडरी वेव। दोनों है बॉडी वेव, सरफेस वेव से अलग है। प्राइमरी वेव सॉलिड में भी मूव करता है, लिक्विड में भी, गैस में भी। लेकिन स्पीड सॉलिड का में ज़्यादा होता है। क्यों? सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है। हमें पता है ना, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। तो सेम वॉल्यूम में ज़्यादा मास सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो प्राइमरी वेव सबसे ज़्यादा मूव करती है, सबसे स्पीड में मूव करती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में।
और सेकेंडरी वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव करता है, सिर्फ सॉलिड में मूव करता है। अब देख लेते एपी सेंटर यहाँ पे, यहाँ से पी और एस वेव दोनों को फेंके, तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट सॉलिड है, तो यहाँ से मूव किया, पी और एस दोनों मूव किया, लेकिन इसके आगे एस वेव गया ही नहीं, एस वेव इसके आगे गया ही नहीं, क्योंकि एस वेव को यहाँ से दिखने लगा क्या, लिक्विड, अंदर घुसा ही नहीं, लेकिन उसको नहीं पता था लिक्विड के अंदर है बहुत ही सॉलिड। ठीक है, तो पी और एस वेव दोनों यहाँ तक पहुँचा, यानी पी यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पी पहुँचा है, और एस वेव तो अंदर पहुँचा नहीं, तो ये यहाँ से पूरा एरिया यहाँ तक एस वेव का शैडो जोन है, एस वेव का शैडो जोन है, याद रखिए। एस वेव का शैडो जोन कहाँ होगा, 105 डिग्री के बियॉन्ड, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये भी 105 डिग्री है, ये पूरा एस वेव का शैडो जोन है। तो पी वेव का शैडो जोन कहाँ होगा, देखो जैसे ही ये लिक्विड में गया, लिक्विड का स्पीड कम हो गया, स्पीड कम हो गया, लेकिन जैसे ही सॉलिड में गया तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे पी वेव आता है, लेकिन पी वेव का शैडो जोन क्या हुआ, सिर्फ इतना, 105 से 147 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली है, 145 डिग्री के आसपास। यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ पे पी वेव का शैडो जोन है, और ये पूरा एस वेव का शैडो जोन है, एस वेव नहीं पहुँच पाता है। समझ में आया कि एस वेव सिर्फ सॉलिड में मूव करता है, पी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मूव करता है। वो अलग बात है, सॉलिड में उसकी डेंसिटी क्योंकि सॉलिड की ज़्यादा होती है तो स्पीड ज़्यादा होता है। तो बॉडी वेव के दो एग्जाम्पल थे, पी वेव और एस वेव, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं सरफेस वेव की। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो सरफेस वेव है वो कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन करता है, कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन करता है, सरफेस पे आने के बाद है करता है, इसलिए। अब देखो पी वेव और उसके अलावा बॉडी वेव भी दो प्रकार का है, पी वेव और एस वेव, सरफेस वेव भी दो प्रकार के, आर और एल। एक चीज़ और समझो कि पी वेव क्या होता है, पी वेव का जो डायरेक्शन है, ध्यान रखना, पी वेव का जो मटेरियल, देखो जो पी वेव जिस डायरेक्शन से जाती है, मान लो पी वेव वाइब्रेट करा इस डायरेक्शन में और वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो पी वेव वाइब्रेट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेव, वेव जिस डायरेक्शन में है ना उसी डायरेक्शन में पी वेव वाइब्रेट करे, लेकिन बाकी जो भी वेव है ना, वो वेव का डायरेक्शन इधर रहेगा और वाइब्रेशन इसका इधर होगा, परपेंडिकुलर होता है, मतलब वेव का डायरेक्शन किसी और तरफ और वाइब्रेशन किसी और तरफ। क्लियर है ना। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, शैडो जोन के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कौन कौन से टाइप है। सबसे कॉमन है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक वाला मैंने एग्जांपल बता दिया है, जो एक फॉल्ट लाइन के पास इनिशिएट होता है, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होती है उससे होता है। सेकेंड है वोल्केनिक अर्थक्वेक, ठीक है ना, और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो होते हैं ना, एक्टिव वोल्केनो वहाँ पे, क्योंकि वोल्केनो रिलीज होगा तो वो भी तो चीरते फाड़ते निकलता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोलैप्स अर्थक्वेक, या हम बोल सकते हैं एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक। भाई कुछ आप एक्सप्लोजन किया, कहीं पे कोई बम वगैरह गिरा दिया, न्यूक्लियर डिवाइस से एक्सप्लोजन किया, तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक होगा। या उसके बाद होता है कोलैप्स अर्थक्वेक। मान लो कोई माइनिंग वगैरह कोलैप्स हो गया, कोई चीज़ कोलैप्स हो, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, बहुत भयंकर बिल्डिंग था, उससे होगा। उसके अलावा एक और होता है, कोई रिजर्वायर होता है ना, उसको हम रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी बोलते हैं, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये सब आप बुक से नहीं करना है, यहाँ से बस समझना ज़रूरी है, समझ लो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम समझते हैं अर्थक्वेक का मेजर करना, पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। जब हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, ये मैं थोड़ा और बता रहा हूँ, दो लेवल पे करते हैं। एक करते हैं मैग्नीट्यूड और दूसरे लेवल पे करते हैं हम इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड लेवल पे करते वो करता है रिचर स्केल से, ये 0 to 10 है कि भाई कितना मूवमेंट हुआ, कितना भयंकर आया। जैसे अभी आया है टर्की में 7.5 से 7.8, दो बारी आया, कई बारी आया, तो ये 7.8 भी था, 7.5 भी था।
तो अगर 7 और 8 के बीच देखा जाए तो क्या सिर्फ एक गुना होता है? नहीं, ये 10 गुना होता है। 7 का जो पावर होता है, 8 का जो पावरफुल होता है, 7 से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। और मैग्नीट्यूड रिचर स्केल से, और इंटेंसिटी का मतलब है कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितना खतरनाक था, कितना जान माल की क्षति हुई। ये 1 से 12 स्केल होता है, 1 to 12, ये हम लोग रोमन नंबर में लिखते हैं। और एक कौन करता है? मर्कैली स्केल। और एक कौन करता है? रिचर स्केल। तो ये याद रख सकते हो, एम वाला एम के साथ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा और डिफरेंस है। इंटेंसिटी जिसको डिनोट करता है मर्कैली स्केल से, ये एक्चुअली क्वालिटेटिव असेसमेंट करता है भाई, डैमेज कितना हुआ। ठीक है ना। ये डिपेंड्स करता है डिस्टेंस टू अर्थक्वेक एंड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। भाई जितना दूर होगा डैमेज उतना कम होगा। और डिटरमाइन फ्रॉम शेकिंग एंड डैमेज ऑफ द अर्थक्वेक, ये सिस्मिक रिकॉर्ड, ये मशीन देखता है कितना हो रहा है भाई। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फॉल्ट, ये तो क्वांटिटेटिव, ये नंबर पे बात करता है कि भाई 7.8 आया टर्की में। अब देख लेते इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या होता है? कुछ ऐसे अर्थक्वेक के इफेक्ट है ना जो सिर्फ लैंडफॉल को दिक्कत पहुंचाए। जैसे ग्राउंड शेक कर गया, ग्राउंड शेकिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड हिला। सेकेंड, ग्राउंड के सेटलमेंट पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। लैंड एंड मड स्लाइड, स्लाइड कर रहा है बस, ऊपर से कुछ फिसल के नीचे गिर रहा है। सॉइल लिक्विफैक्शन, सॉइल लिक्विफैक्शन, ये इसमें क्या होता है? सॉइल बहुत अगर कमज़ोर पड़ गया, नीचे से सेक बार बार कर रहा है, तो सॉइल ऊपर का वो कमज़ोर पड़ेगा और अलग अलग जगह जाने लगेगा, अपने जैसे हिल जाएगा। उसका ग्राउंड लर्चिंग, इसका सिंपल मतलब, ग्राउंड लर्चिंग का मतलब होता है ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है इधर से, मतलब क्रैक्स डेवलप हो गए यहाँ से, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है ना, उसको बोलते हैं। उसके बाद होता है एवेलांचे, एवेलान, ठीक है ना। इसमें भी होता है इधर गिरने लगता है, सेडिमेंट्स पूरा मिलके, पानी और सेडिमेंट्स नीचे गिरने लगता है। तो ये सब हुआ, ये सब इम्पैक्ट हुआ ऑन, किस पे बोल सकते हैं? लैंडफॉर्म। लेकिन इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या आएगा? सबसे पहले ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। फ्लड फ्रॉम डैम, डैम से फ्लड आया। उसके बाद फायर्स, आग लग जाती है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, हमारा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, सुनामी आ जा रहा है, सुनामी। क्लियर ना। सुनामी को हम बोलते हैं, एक चीज लाइन अच्छा से लिखा हुआ है कि सुनामी, सुनामी आर द वेव जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स। ट्रेमर्स जब भी बोलेंगे ना तो एक ऐसा कम सम का जो छोटा मोटा जो अर्थक्वेक आता है ना, और सुनामी तभी आएगा जब अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक नहीं इसको हम बोल सकते, इसको ट्रेमर्स बोलते हैं, एकदम कम कम पावर का अर्थक्वेक। और एक कहाँ पे आता है? सी के सरफेस पे आता है, तो अब तभी उससे क्या होता है? सुनामी होता है। ठीक है ना। बोला जाता है एक्चुअल अर्थक्वेक तो कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ सेकंड, लेकिन उसका डैमेज होता है बहुत लंबा होता है। अगर रीचर स्केल 5 से ज़्यादा है तो उसका डैमेज बहुत भयंकर वाला होता है। ठीक है। मतलब कि अगर अगर कोई अर्थक्वेक 8+ का है तो समझो बहुत तबाही पहुंचाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब देखो स्ट्रक्चर सबसे आउटर मोस्ट होता है। आउटर मोस्ट क्या है? क्रस्ट है। सबसे आउटर मोस्ट, और भी सबसे सरफेस का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है ना, वो है क्रस्ट। ठीक है। यहाँ देखो क्रस्ट, क्रस्ट अलग अलग जगह पे क्रस्ट की मोटाई अलग अलग है। अगर बात करें ओशन की तो इसकी मोटाई है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर। नॉर्मली इसकी मोटाई है 30 किलोमीटर कॉन्टिनेंट पे। और बात करें हिमालय जैसे जगहों पे, इसकी मोटाई है 70 किलोमीटर के आसपास। ठीक है ना। और ये हेवियर रॉक से बना है, इसलिए इसका डेंसिटी है ऑलमोस्ट 3 ग्राम। अगर बात करें कॉन्टिनेंट वाले पार्ट पे 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ओशन की बात करें, क्योंकि ये बना किसी से? ओशैनिक क्रस्ट, ये बना है बेसाल्ट से। ठीक है ना, बेसाल्ट से बना है। इसकी होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं मेंटल की। मेंटल एक चीज़ और यहाँ पे बात कर लेते हैं। मेंट क्रस्ट
और मेंटल इसके बीच एक डिसकंटिन्यूटी है, क्रस्ट और मेंटल इसके बीच एक डिसकंटिन्यूटी है। उसके अलावा मेंटल और कोर के बीच इसके बीच एक डिसकंटिन्यूटी, इन सब डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी याद नहीं रखना है, मेन ये दोनों तो याद रखना ही रखना है। इसको बोलते हैं महो डिसकंटिन्यूटी और इसको बोलते हैं हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? अब समझ लेते हैं इसके बारे में। मोहो डिसकंटिन्यूटी से ये ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर इसका थिकनेस है मेंटल का। क्लियर? मेंटल का थिकनेस है ऑलमोस्ट 2900। जो मेंटल का सबसे अपर पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, वो एक्चुअली ये भी मेंटल के पास है, एस्थ्नोस्फेयर है। ठीक, एस्थ्नोस्फेयर बोले। लिथोस्फेयर की जब हम बात कर रहे थे, लिथोस्फेयर ऊपर की बात कर रहे थे, ठीक है ना, ऊपर का ऑलमोस्ट हम बात लग करते हैं। ठीक है, एस्थ्नोस्फेयर क्या है? एस्थ्नो का मतलब ही होता है वीक जोन। वीक जोन ये हम कीचड़ टाइप का बोल सकते हैं, पार्शियली मेल्टेड नहीं होता, कीचड़ टाइप का, उसकी बात करते हैं। ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड होता है। मैग्मा का जो निकलता है ना, उसका मेन सोर्स यही है। इसका डेंसिटी क्रस्ट से ज़्यादा होता है, तो जितना हम नीचे जाएंगे ना डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। और क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल, ये वाला पार्ट जो होता है ना यहाँ पे, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, इसको पता है क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, यानी लिथोस्फेयर इक्वल्स टू क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें। और जो लोअर मेंटल है वो एस्थ्नोस्फेयर के नीचे ये सॉलिड है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है भाई? जैसे ही मेंटल खत्म होगा उसका कोर वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये है आउटर कोर, ये है इनर कोर। देखो, आउटर कोर है वो लिक्विड है, इनर कोर है वो सॉलिड है, याद रख सकते हो। जो इनर कोर है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जो कोर है किस चीज़ से मिलकर बना होता है? नीफे से बन के बना होता है, निकेल और आयरन प्लस आयरन से मिलके बना होता है। ठीक है ना। और मेंटल कोर बाउंड्री के बाद यहाँ पे डेंसिटी है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ अर्थ के पास है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है ना। हम लोग अच्छे से एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं NCERT का। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।